हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। लर्निंग विद वंदना में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के लेक्चर्स और ये है हमारा लेक्चर सीरीज 1। इसमें हम आपके सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। आज हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले I want to request you to all, please don't skip the video and watch the whole video till end। अगर आपने कुछ भी skip करा तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन मिस कर देंगे और फिर आपको समझ आना बंद हो जाएगा। तो पूरा वीडियो कंटिन्यूटी के साथ देखिएगा। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सी क्या बोल रहे हैं कि आपको ये सीखना है, आपको समझना है कि कैसे आप कैसे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करता होगा। आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में सोचना है। आप सोचिए कि कैसे कंप्यूटेशन होती कैसे होगी, आप खुद सोच के देखिएगा। कंप्यूटेशनल के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको ये समझना रहेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम ही कभी समझ नहीं आएगा तो आप सोल्यूशन तो उसका कभी नहीं निकल पाएंगे ना गाइस। तो वही बात है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। सबसे पहले अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, आपको सॉल्व क्या करना है। दूसरा, आपको प्रॉब्लम समझ आ गया है ना। प्रॉब्लम के बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब सोल्यूशन क्या होगा, आपके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके बात करूँ, छोटी सी बात बस। आपके कंप्यूटर को आपने बोला कि आपको 4 और 8 का सम चाहिए जो कि 12 होता है ना। सीधी सी बात। तो कुछ सोचिए, आप कैसे सोचेंगे कि 4 और 8 का सम क्या होता है, ये आप कैसे सोच पाएंगे, मुझे बताइए। इसके लिए आपको पहले 4 और 8 का सम पता होना चाहिए ना, तभी तो आप ये पता करेंगे कि आप ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए। पहले आपको प्रॉब्लम निकालना है कि प्रॉब्लम कैसे होगा, क्या है आपकी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद क्या होगा, सोल्यूशन कैसे आएगा, आपको ये सोचना रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। इसकी हमने बात कर ली। तीसरा पॉइंट है हमारा, डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ा है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, तो उस प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व कीजिए ना। ठीक, आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। तो आप एक साथ करने की बजाय तो आप उसे छोटे छोटे करके सॉल्व कर लीजिए ना, कितना इजी हो जाएगा वो करना। तो वही बात है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग। आपको किसी का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। आपको फैक्टोरियल निकालना है 5 का। तो अब देखिए एक स्टेप को देखते हैं, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि निकालना क्या है, फैक्टोरियल। ये तो क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि निकालना क्या फैक्टोरियल। क्या ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम में बोला था कि भाई आपको समेशन करना है, आप फैक्टोरियल करके बैठ गए, या आपको बोला था फैक्टोरियल करने के लिए और आप मल्टीप्लाई करके बैठ गए। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको निकालना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, फैक्टोरियल। उसके बाद फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। 5 का फैक्टोरियल क्या हो सकता है, मतलब आप क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकते हैं इसके, आपको ये समझना रहेगा। फिर उसके बाद डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यही होगा ना, यही होगा 5 का फैक्टोरियल। तो इसे करने के लिए अगर मैं पहले इसे 1 और 2 का, अगर मैं 2 का फैक्टोरियल निकाल दूँ तो कैसा रहेगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। पहले मैं 2 का फैक्टोरियल निकाल के देख लेती हूँ, अगर उसका आंसर सही आता है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल ढूंढना। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, पहले अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था। आपके रियल लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आपको छोटा छोटा पार्ट करके ही डिवाइड करके समझना पड़ेगा कि आप कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड एग्जिस्टिंग पैटर्न और मॉडल। आपको ना प्रॉब्लम आपको पता चल गया, आपको सॉल्यूशन पता चल गया, आपने उसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या है, आपको देखना है कि क्या आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है
क्या कोई मॉडल ऐसा है जो आपके यूज में आ सकता है? अगर वो आपके यूज में आ सकता है, अगर आप ऐसा कोई मॉडल ढूंढ लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना, है ना, सीधी बात है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हमारे पास वाटरफॉल का मॉडल होता है ना, हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको पहचानना रहेगा कि आपको कौन सा मॉडल एग्जिस्टिंग है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम में। तो आप अगर ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। सी, अगर आपको छोटा प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा है तो ये बहुत मेन पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ फ्लो चार्ट। उसके बाद क्या करना है आपको ये सब हो गया, फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना है। अब फ्लो चार्ट बना के देखिए कि आपका प्रॉब्लम सही है। देखिए जैसे कि मैंने बोला था 5 का फैक्टोरियल निकालना रहेगा, है ना। तो 5 के फैक्टोरियल में क्या था, फिर आपको 1 का फैक्टोरियल निकालना था, फिर 1 के फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करना था, फिर अगर आपका 2 का फैक्टोरियल आ गया तो आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। अब आपका 3 का फैक्टोरियल आ गया तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, और ऐसे अगर आपका 4 का फैक्टोरियल आ गया तो आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। यही था ना सेल्फ वाइज, इतना ही था ना। तो ये फ्लो क्या था कि इसका आउटपुट जो इसका आउटपुट आया वो इसका इनपुट बन गया, जो इसका आउटपुट आया वो इसका इनपुट बन गया, जो इसका आउटपुट आया वो इसका इनपुट बन गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फ्लो कैसा रहेगा। अगर आप आप समझिएगा कैसे मैं कहना चाह रही हूँ। 1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया आपका 120, है ना। अब ये तब आया है रिजल्ट जब आप सही फ्लो है आपके डाटा का, आपका जो इनपुट है, जो आपका आउटपुट है वो सही जगह जाएगा, तब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर आपने ये चीज सही करेगी, अब आप एक बार समझिएगा, आपने 1 के फैक्टोरियल को 2 में भेजने की जगह यहाँ भेज दिया तो 3 का फैक्टोरियल क्या आया 3 हो जाएगा, और उसकी वजह से इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और उसकी वजह से 5 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम की वजह से, सिर्फ एक फ्लो की वजह से आपका आंसर क्या हो गया, एग्जैक्टली हाफ हो गया। आपका 120 की जगह रिजल्ट क्या आया 60 आ गया। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान से समझ के करना रहेगा। यही होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यही होती है आपकी थिंकिंग एबिलिटी। आप कैसे सोच पा रहे हैं अपनी चीज़ों का, प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें हमारा राइट एल्गोरिथम। अब आपने फ्लो चार्ट बना लिया कि डाटा यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये आपने कर लिया। इसके बाद में क्या रहेगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम लिखे जाते हैं प्रोग्राम से पहले, कोई भी एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने से पहले हमेशा हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम लिखना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और एल्गोरिथम हर प्रोग्राम से पहले लिखनी चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको एल्गोरिथम के बारे में पता चल जाएगी, आपको आपके एल्गोरिथम लिखते लिखते वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये चीज़ आपने गलत की है, और आपको यहाँ पता चल गया तो आपके पूरा प्रोग्राम गलत नहीं होगा इसकी वजह से। और सुनिए, एल्गोरिथम जो होता है ह्यूमन रीडेबल होता है, वो ह्यूमन समझ सकता है उसको, ना कि आपका कंप्यूटर। उसके बाद है एनालाइज सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल पैरामीटर। एनालाइज करिए अपने सॉल्यूशन को पैरामीटर्स के लिए। जैसे कि आपका प्रोग्राम आपने लिख दिया है ना, आपने एक समीशन का प्रोग्राम बनाया था, समीशन के प्रोग्राम में आपने बोला था कि a + b = c होता है, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। अब क्या रहेगा, आपने ये प्रोग्राम आपका सही रन कर दिया, आपने एग्जांपल देके देखा कि 1 + 2 आपका 3 आ गया, आपने यहाँ पर वैल्यू सही हो गई, बट यहाँ पर रुक नहीं जाना। सिर्फ एक वैल्यू के लिए चेक नहीं करते किसी भी प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है वो फ्यूचर में भी काम आना चाहिए, है ना। वो सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं बनाया हमने, वो हमने आगे भी चल के भी वो काम है इसलिए बनाया है। तो आपको वो 4 + 6 के लिए भी चेक करना है, आपको 8.09 के लिए भी चेक करना है, आपको 9 + 9.02 के लिए भी चेक करना रहेगा,
आप जितनी वैल्यूज डाल के देख सकते हैं उतनी वैल्यू डाल के देखिए, और आप यकीन मानिएगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी आंसर रॉन्ग होने लग जाएंगे सेम प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये इससे कहते हैं हम चेक करना। उसके बाद रहेगा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए, देखिए कि क्या पैटर्न आया है। जैसे मैं अभी आपको बोला कि आपने प्रोग्राम लिखा, कुछ लोगों का तो 1 + 2 = 3 पे सही चल रहा है, पर 4 + 6 आंसर क्या है वो गलत दे रहा है, तो वो तो प्रोग्राम गलत है भाई, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको दोबारा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रोग्राम ही अपने गलत लिखा है, ठीक है। बट कुछ लोगों के साथ क्या होगा कि 4 + 6 उनका सही आ गया, उनका 100 + 20 सही आ गया, उनका 1000 + 500 सही आ गया, उनके बहुत सारे आंसर सही आ गए। और कोई उनके मान लीजिए 10-12 वैल्यू ऐसी थी जो उन्होंने दी वो सही है, बट कोई एक आध वैल्यू ऐसी थी जो गलत आई होगी, तो उसमें उन लोगों की गलती नहीं रहेगी। उसमें क्या होता है, प्रोग्राम की लिमिट होती है, कुछ ज़्यादा टाइप होते हैं, कुछ ज़्यादा टाइप का हमारा फिक्स्ड रेंज होता है जिसके अंदर ही हमें वैल्यूज प्रोवाइड करानी होती है, तो हमें उसी के अंदर हमारे आंसर्स आते हैं। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक क्लियरली। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइस।